खुदा को खुद नहीं मालूम कि उसी ने इस जहां को बनाया है ना अजीब बात। लेकिन हमारे देश भारतवर्ष के प्रति ये लाइनें 90% सटीक बैठती है। हमारे देश के निर्माता अर्जक समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, श्रमजीवी समाज के लोग हैं, जो रात दिन परिश्रम करके देश को बनाते हैं। देश में सुई से लेकर सैटेलाइट तक जो कुछ भी दिख रहा है, सब में किसानों, मजदूरों और श्रमजीवी लोगों का खून पसीना समाया हुआ है। लेकिन उनकी हालात, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है, बताने की चीज नहीं है, आप स्वयं जानते हो। प्यारे भाइयों, ये पक्का है, आपका भी यही अनुभव होगा कि चाहे कोई परिवार हो और चाहे कोई देश, जिस परिवार में सभी लोगों को शारीरिक और बौद्धिक विकास का पूरा अवसर नहीं मिलेगा, वो परिवार कभी प्रगति नहीं कर सकता। फिर हमारा देश, जिसमें 70% लोग शारीरिक और बौद्धिक विकास से वंचित हैं, वो आगे कैसे बढ़ेगा, विश्व शक्ति कैसे बनेगा? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्यारे भाइयों, यूं तो हमारे देश में 90% लोग शोषित हैं, सिर्फ 10% लोगों को अपने श्रम का सही लाभ या श्रम से ज्यादा लाभ मिल पाता है। लेकिन इसमें से 70% किसान, मजदूर, दस्तकार, शिल्पकार, पटरी व्यवसायी और छोटे मोटे धंधा करने वाले, मिस्त्री, मजदूर, खोंचे वाले, रिक्शे वाले और पल्लेदार ऐसे हैं जो रात दिन इस भ्रम में काम करते हैं कि अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। लेकिन भाइयों, हम ये भूल जाते हैं कि उसी के श्रम से देश बना है, देश आगे बढ़ रहा है, देश में सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। प्यारे भाइयों, इस समाज की 90% महिलाएं एनीमिक हैं। गरीबी के कारण, अत्यधिक कार्य का भार होने के कारण और चिंता के कारण वो एनीमिक हैं, कमजोर हैं। अब बताओ, जिस देश की 90% महिलाएं एनीमिक होंगी, जिनके शरीर में खून नहीं होगा, उस संतान की आने वाली पीढ़ियां, उस देश की आने वाली पीढ़ियां कैसी हो? फिर आ जाओ, बच्चे के जन्म के बाद, पहले तो जन्म से ही बच्चा कमजोर है, शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर है, अल्प विकसित है। इसके बाद हम आते हैं तो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, स्वच्छ मकान, स्वच्छ और हवादार मकान रहने के लिए नहीं मिलता, गंदगी में और सीलन भरे मकानों में रहते हैं, अपौष्टिक और गंदा भोजन खाकर बीमार होते रहते हैं। अब आ जाइए और आगे बढ़े तो शिक्षा में आ जाइए। सरकार गरीबों के लिए शिक्षा की एजेंडा से बिल्कुल बाहर है। उसका एजेंडा युगों से यह रहा है कि कमेरे समाज को शिक्षा व्यर्थ है। क्यों? वो नहीं चाहता कि कमेरा समाज भी हमारे साथ प्रगति करे, हमारे बराबर आए, शासन सत्ता
और राजपाट में उसकी भी भागीदारी हो। भाइयों, एक इंडिविजुअल जो शासन सत्ता में बैठे हैं, जो ऊपर उठ गए हैं, उनके लिहाज से ये अच्छी पॉलिसी हो सकती है कि अगर सभी प्रगति कर जाएंगे, सभी पढ़ लिख जाएंगे, सभी का शारीरिक और बौद्धिक विकास अच्छी तरह से हो जाएगा, तो वो भी उनके बराबर आ जाएंगे, उनकी बादशाहत कैसे चलेगी। लेकिन अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो हम 90% लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह रखकर क्या देश को आगे बढ़ा सकते हैं? कभी नहीं भाइयों। इसलिए हमें शोषित समाज को, हमें किसानों, मजदूरों, कारीगरों, दस्तकारों, शिल्पकारों, पटरी व्यापारियों, रिक्शा खोंचे वालों को ये बताना होगा कि देश के निर्माण में तुम्हारा योगदान किसी से कम नहीं है। प्यारे भाइयों, जिस दिन ये जागृति आ जाएगी, देश अपने आप विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो विश्व के बारे में सोचता है, जो मानवता के बारे में सोचता है। प्यारे भाइयों, अर्चक अधिकार दल किसान मजदूर क्रांति के लिए संघर्ष कर रहा है। अर्चक अधिकार दल का यही उद्देश्य है कि वो किसानों, मजदूरों और तमाम श्रमजीवी वर्ग को जगाए और बताए कि देश के निर्माण में, देश के विकास में उसका योगदान किसी से कम नहीं है। इसलिए देश की धन, धरती और राजपाट में उसका भी उतना ही हक है जितना किसी पूंजीपति का, किसी बड़े अधिकारी का और बड़े नेता का है। यही चीज बताने के लिए अर्चक अधिकार दल ने एक दल का निर्माण किया है। अपने अधिकारों के लड़ने के लिए एक दल का निर्माण किया है। प्यारे भाइयों, आप ही बताओ, आदमी रईस कैसे बनता है, पैसे वाला कैसे बनता है और गरीब कैसे होता है? दुनिया में दो ही रास्ते हैं पैसे वाला या धनी बनने के। एक, आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, और दूसरा, अगर आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिली तो आपका शारीरिक और बौद्धिक विकास इतना हो जाए कि आप अपने श्रम का, बौद्धिक और शारीरिक श्रम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें। तीसरी बात, आपको अपने श्रम की पूरी कीमत मिले। हमारे देश में आम आदमी इन तीनों अधिकारों से वंचित है। पहला, हम भारत माँ की संतान हैं, इसलिए भारत माँ की जो संपत्ति है उसमें हम सबका बराबर का हक है। लेकिन एक नियम बना हुआ है, जमीन के अंदर जो है नेचुरल संपत्ति जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है। कैसा नियम है? अगर हम भारत माँ की संतान हैं तो देश की संपत्ति में हमारा हक क्यों नहीं है? इसलिए अर्चक अधिकार दल का पहला मत है, आंदोलन है, मांग है, लड़ाई है कि राष्ट्रीय संपत्ति में, नेचुरल रिसोर्सेस में, खदानों से निकलने वाली हर संपत्ति में, वनो उपज में हर व्यक्ति का, गरीब अमीर का बराबर हिस्सा होना चाहिए। जिस दिन ये हिस्सा आम आदमी को मिल जाएगा, देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। दूसरा आ जाइए कि हमारा क्या, आम आदमी का, गरीब आदमी का, श्रमजीवी आदमी का
शारीरिक और बौद्धिक विकास हो रहा है? नहीं भाइयों, इसके लिए भी हमारे देश की स्थिति और परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो 70% लोग ऐसी भीषण गरीबी में जी रहे हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी उपलब्ध नहीं, फिर उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास कैसे हो सकता है? प्यारे भाइयों, हम उन 70% लोगों का शोषण नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश को पीछे ढकेल रहे हैं। हम उन 70% लोगों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का उपयोग अपने देश के निर्माण में, अपने देश के विकास में नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे भाइयों, आप जानते हो, आप देखते हो कि हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ी आय वो है जो हमारे देश के लोग बाहर जाकर अपने शारीरिक और बौद्धिक श्रम से पैसा कमाते हैं और देश को भेजते हैं। अगर इन 70% लोगों का सही तरह से शारीरिक और बौद्धिक विकास किया जाए तो हमारा देश गरीब रहने का, कमजोर रहने का कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों, हमें हमारी पॉलिसीज ऐसी होना चाहिए कि ये जो 70% भीषण शोषण का शिकार है, हमारी जनसंख्या जो 70% शोषण का शिकार है, जो गरीबी में अपना विकास नहीं कर पा रहा, उसके विकास के लिए, उसके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ की सामंतवादी व्यवस्था में पले नेता, अधिकारी और पूंजीपति ये मानते हैं कि अगर गरीब शिक्षित हो जाएगा, गरीब विकसित हो जाएगा तो हमें गुलाम कहाँ से मिलेंगे, हमारी गुलामी कौन करेगा? भाइयों, क्या ये उचित है कि हम अपने स्वार्थ में देश को गर्त में गिराते रहें, देश को कमजोर करते रहें? इसलिए अर्जक अधिकार दल की पहली लड़ाई है कि श्रमजीवी समाज को, कमेरे समाज को, अर्जक समाज को उसका हक मिले, उसे राष्ट्रीय संपत्ति में पूरा हिस्सा मिले, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। अब इसके बाद आ जाइए कि हमारी गरीबी दूर हो सकती है कि हमारे शारीरिक और बौद्धिक श्रम का पूरी कीमत मिले। प्यारे भाइयों, आप देख रहे हो हमारे देश में श्रम की कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी टीचर हैं, लेकिन आप देखिए कि एक आदमी किसी ऑफिस में चौकीदार या चपरासी हो जाता है, उसकी भी कोई शैक्षिक योग्यता की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उसको करीब 1,500 से 2,000 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता है। और हमारा मजदूर, हमारा किसान जो दिन भर धूल मिट्टी में पसीना बहाता है, धूप में पसीना बहाता है, उसे 100-200 रुपए भी मुश्किल है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? ये गलत है। इसको सुधारना होगा। इसके बिना ना तो हमारी गरीबी मिट सकती है और ना ही हमारा देश प्रगति कर सकता है। अब आ जाइए और ऊपर जाइए, एक शिक्षक सरकारी शिक्षक हो जाता है, सरकारें उसे शिक्षा में न लगाकर दुनिया भर के काम सौंपती रहती हैं और सरकार की नीतियां, इस सामंतवादी शासन व्यवस्था की नीतियां कुछ ऐसी हैं कि शिक्षक सब कुछ करें, सब कुछ गरीबों के बच्चों को दे दें, खिचड़ी खिला दें, बस्ता दे दें, जूते दे दें, कपड़े दे दें, ड्रेस दे दें, सब कुछ दे दें,
लेकिन शिक्षा न दी। इसलिए बड़ी मात्रा में भिखारियों की फौज तैयार हो रही है। हमारे गरीबों के बच्चों को, श्रमजीवी समाज के बच्चों को, देश के निर्माता समाज के बच्चों को कटोरा पकड़ाकर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कि शिक्षा दी जा रही है। आप जाकर किसी भी सरकारी स्कूल में देख लो, आगे भी अगर उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं जो हर कठिन परिस्थिति में परिश्रम करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उच्च शिक्षा में उनकी रास्ता रोका जाता है। उच्च शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो उसकी पहुंच के बाहर हो गई है। अब आ जाओ, जो श्रम की कीमत है, एक सरकारी शिक्षक कितना पाता है और उसका रिजल्ट क्या है, वो कितने बच्चों का करियर संभालता है। दूसरा, शिक्षक जो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसका वेतन सरकारी शिक्षक से बहुत कम है, फिर भी वो रिजल्ट देता है। वो हर बच्चे का करियर गढ़ने की कोशिश करता है। डिस्पैरिटी क्यों है? और आगे आ जाओ, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर सरकारी नौकरी में चला जाता है, वो कितना वेतन पाता है, कितनी सुविधाएं पाता है। और दूसरा इंजीनियर किसी ठेकेदार के यहाँ लग जाता है, वो कितनी मेहनत करता है, कितनी ईमानदारी से काम करता है। अगर नहीं करेगा तो ठेकेदार अगले दिन उसे निकाल कर देगा। बावजूद इसके इन दोनों के वेतन में इतना अंतर क्यों है? इसी तरह से मेडिकल प्रोफेशन में आ जाओ, एक डॉक्टर किसी सरकारी नौकरी पा जाता है या अपना बड़ा सा नर्सिंग, पैसा है उसके पास, बड़ा सा नर्सिंग होम खोल लेता है, और दूसरा डॉक्टर उन्हीं नर्सिंग होम में नौकरी कर लेता है। अब देखो, उसकी कमाई, जो सरकारी नौकरी पा चुका है, उस डॉक्टर की कमाई जो अपना नर्सिंग होम खोले है, और उस डॉक्टर की कमाई जो नर्सिंग होम में नौकरी कर रहा है, कितना अंतर है। और दोनों के काम का अंतर देख लो। जो प्राइवेट नर्सिंग होम में नौकरी करता है, इधर उधर भागता हुआ मिलेगा, हर मरीज की चिंता करता हुआ मिलेगा, हर मरीज की सेवा करता हुआ मिलेगा। और जो सरकारी है, वो आराम से, अभी डॉक्टर साहब लंच में गए हैं, अभी डॉक्टर साहब मीटिंग में गए हैं, मरीज की किसको फिक्र है? प्यारे भाइयों, इस व्यवस्था में मूल चूक परिवर्तन की जरूरत है, और ये परिवर्तन तभी आएगा जब किसान मजदूर क्रांति होगी, अर्जक क्रांति होगी। इसलिए मैं अपने सभी देशभक्त भाइयों से, देश प्रेमी भाइयों से, देश को में सम्मान बढ़ाने वाले भाइयों से निवेदन करूंगा कि किसान मजदूर क्रांति के लिए आगे आएं, श्रमजीवी क्रांति के लिए आगे आएं। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान मजदूर।